हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9 विज्ञान चैप्टर 11 चल रहा था कार्य ऊर्जा। इसका आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम 1-2 न्यूमेरिकल को हल करके उसके बाद में ऊर्जा और ऊर्जा के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि रोहित कुछ किताबें जिनका वजन 2 किलोग्राम है को ज़मीन पर से उठाकर ठीक ऊपर 1.5 मीटर के टेबल पर रखता है, तो किताब पर किए गए कार्य की गणना करें। तो इसमें जो दिया है उसको लिखना है। सबसे पहले जो इसमें दिया गया है, तो सबसे पहले दे रखा है द्रव्यमान, किताबों का द्रव्यमान m कितना दे रखा है 2 किलोग्राम, ऊंचाई h का मान कितना दे रखा है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो कार्य की गणना करनी है, कार्य W। तो हमें किसकी गणना करनी है? कार्य की गणना करनी है, ठीक है। तो कार्य के लिए देखो हमने जो पढ़ा था ऊंचाई h, या इसको विस्थापन भी हम मान सकते हैं, या हम इसको क्या लिख सकते हैं s लिख सकते हैं। तो कार्य के लिए देखो हमने पढ़ा था कि W बराबर क्या होता है F इंटू S, ये तो होता है F इंटू S। अब हमारे पास F का मान है नहीं, इसलिए हम F का मान ज्ञात करते हैं। तो बल की परिभाषा से F बराबर क्या होता है ma, और यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण की बात हो रही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं m इंटू जी लिख सकते हैं। और हमें पता है g का मान आपको दिया जाएगा, जैसे यदि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं तो उसमें आपको g का मान दिया जाएगा, जैसे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है g का मान। या कई बार आपको जैसे 10 भी दिया हुआ मिला सकता है। F बराबर m का मान कितना है 2 इंटू जी का मान 9.8, तो कितना हो गया 19.6 न्यूटन। कितना हो गया 19.6 न्यूटन। तो हमारे पास F का मान प्राप्त हो गया। अब हमारे पास यदि F का मान है तो हम क्या निकाल सकते हैं? कार्य की गणना कर सकते हैं। अतः किया गया कार्य W बराबर क्या होता है F इंटू S। तो F का मान यहाँ पे कितना है 19.6 इंटू S 1.5। जब 19.6 को 1.5 से गुणा किया जाता है तो कितना उत्तर आता है 29.4 न्यूटन इंटू मीटर, या हम लिख सकते हैं 29.4 जूल। क्या लिख सकते हैं 29.4 जूल भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो कार्य है वो प्राप्त होता है। अतः किया गया कार्य कितना होगा 29.4 जूल होगा। तो कार्य कितना होगा 29.4 जूल होगा। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और करते हैं। एक टांगे को 30 मीटर तक खींचने के लिए घोड़ा से क्वेश्चन है सेम इसी तरह का, ताकि ये आपके लिए आसान हो। और यही जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो
सेम चैप्टर आपको 10th में भी देखने को मिलेगा, तो उसी के बेस के अकॉर्डिंग हम साथ चल रहे हैं। क्वेश्चन है, एक टांगे को 30 मीटर तक खींचने के लिए, एक टांगे को 30 मीटर तक खींचने के लिए, कितने मीटर तक? 30 मीटर तक खींचने के लिए घोड़ा 1500 न्यूटन मीटर कार्य करता है। घोड़ा 1500 न्यूटन मीटर कार्य करता है। तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य कितना है? 1500 न्यूटन इंटू मीटर। तो घोड़े द्वारा टांगे पर लगाए जाने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो घोड़े द्वारा टांगे पर लगाए जाने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? बल का मान ज्ञात करना है। तो इसमें जो दे रखा है वो आपको लिखना है। सबसे पहले इसमें क्या क्या दे रखा है? एक टांगे को 30 मीटर तक खींचने के लिए घोड़ा 1500 न्यूटन मीटर कार्य करता है। तो कार्य W बराबर कितना दे रखा है? 1500 न्यूटन इंटू मीटर, या हम लिख सकते हैं जूल। न्यूटन इंटू मीटर। विस्थापन S का मान दे रखा है, कितना दे रखा है? 30 मीटर। तो विस्थापन का मान दे रखा है, तो हमें ज्ञात क्या करना है? बल। F का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखो हमने पहले पढ़ा था कि W बराबर क्या होता है? F इंटू S, और यहाँ से बल यदि हम निकालें तो बल बराबर क्या हो जाएगा? W बटा S, यानी कार्य बटा विस्थापन। क्या हो जाएगा? कार्य बटा विस्थापन। तो F बराबर कार्य का मान कितना है वो रखो, और विस्थापन का मान है वो रख दो। तो क्या हो जाएगा? कार्य जो दे रखा है वो है 1500, और विस्थापन जो दे रखा है वो क्या है? न्यूटन इंटू मीटर है, और विस्थापन का मान दे रखा है 30 मीटर। तो मीटर से मीटर, 0 से 0, 3 5 15, आगे 0। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 50 न्यूटन। तो बल का मान है वो कितना होगा? 50 न्यूटन प्राप्त होता है। अतः लगने वाला बल 50 न्यूटन होगा। तो लगने वाला बल है वो कितना होगा? 50 न्यूटन होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगला हमारा पॉइंट आता है, वो आता है ऊर्जा तथा ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा और ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा तथा ऊर्जा के प्रकार। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं
कि बिना ऊर्जा जीवन की परिकल्पना असंभव है, सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसमें जो मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी है वो रखनी है, सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो सूर्य क्या है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। ठीक है, ऊर्जा सबसे आम जीवन में रोज सामना होता है, लेकिन विज्ञान ऊर्जा शब्द को अलग दृष्टिकोण से परिभाषित करता है। अब विज्ञान की भाषा में यदि ऊर्जा को परिभाषा के रूप में लिखे तो हम लिख सकते हैं कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। यानी कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है, उस कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। एक वस्तु जिसमें ऊर्जा होती है वह कार्य कर सकती है, और दूसरे शब्दों में यदि वस्तु कार्य कर सकती है तो उसमें ऊर्जा होती है। एक वस्तु जिसके द्वारा कार्य किया जाता है ऊर्जा का ह्रास होता है, और जिस वस्तु जिस पर कार्य होता है द्वारा ऊर्जा ग्रहण की जाती है। यानी जिस वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है उस वस्तु से ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है। यानी जिसके जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की कमी होगी, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उस वस्तु में ऊर्जा की वृद्धि होती है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें, जैसे एक तेज़ी से आती हुई क्रिकेट की गेंद विकेट पर लगती है तो विकेट को उखाड़ देती है। ठीक इसी प्रकार एक तेज़ी से आती हुई क्रिकेट गेंद दीवार पर लगती है तो वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है। जैसे मान लो तीव्र गति से क्रिकेट की गेंद आ रही है और वो स्टंप पे लगती है तो उसको उखाड़ देती है, उसको अलग कर देती है। ठीक इसी प्रकार एक तेज़ी से आती हुई गेंद जब दीवार पे लगती है तो उस दीवार में हल्का सा गड्ढा हो जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेज़ी से आती हुई गेंद में क्या होती है, ऊर्जा होती है। जैसे तीव्र गति से गेंद आती है तो वो दीवार में गड्ढा करती है, लकड़ी को उखाड़ देती है। क्यों? क्योंकि उसमें बल के कारण ऊर्जा निहित हो जाती है। और जब ये ऊर्जा से भरी हुई गेंद विकेट या दीवार से टकराती है तो गेंद की ऊर्जा विकेट या दीवार में ट्रांसफ़र हो जाती है, और जिससे विकेट उखड़ जाता है और दीवार में छोटा सा गड्ढा हो जाता है। अब देखना, यहाँ से जैसे गेंद आ रही है उस दीवार पे हम मारते हैं तो तीव्र गति से गेंद जाती है तो बल के कारण उसके अंदर ऊर्जा हो गई। अब इस ऊर्जा के कारण जब वो दीवार पे टकराई तो ये ऊर्जा कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई, उस दीवार में ट्रांसफ़र हो गई। तो दीवार में जब ट्रांसफ़र होती है तो वहाँ पे हल्का सा गड्ढा पड़ जाता है या विकेट है वो उखड़ जाता है। तो ये आपको इसमें कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसी प्रकार तेज़ी से आती हुई गेंद ऊर्जा खो देती है और जिस वस्तु से टकराती है उसे ऊर्जा प्राप्त करती है। तो हमने यही देखा कि जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है या जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की कमी होती है, और जिस वस्तु पर कार्य होता है उसमें ऊर्जा बढ़ती है। गेंद है तो गेंद में वो कार्य कर रही है तो उसमें ऊर्जा धीरे धीरे कम होगी, और जहाँ से टकराएगी दीवार पे कार्य हुआ तो उसमें ऊर्जा की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। यहाँ विकेट इसलिए उखड़ता है क्योंकि तेज़ी से आती हुई गेंद ऊर्जा के कारण कुछ कार्य करने में सक्षम होती है। उसी प्रकार जब एक हथौड़ी को उठाकर किसी लकड़ी या दीवार की कील कर रखकर मारा जाता है, जैसे हथौड़ी है उसको उठाते हैं, यहाँ पे कोई कील है, उस कील के ऊपर हथौड़ी के प्रहार से जब इस कील पर मारा जाता है तो कील लकड़ी या दीवार के अंदर घुस जाती है। हथौड़ी के चोट से कील इसलिए अंदर चलती है क्योंकि एक उठा हुआ हथौड़ा कुछ कार्य करने में सक्षम होता है। क्यों जाती है? क्योंकि यहाँ से हमने बल लगाया हथौड़े के ऊपर, तो हथौड़े पे जब बल लगाते हैं तो इसका मतलब उसके अंदर क्या हुआ, कार्य हुआ, और कार्य जब होता है तो उसके अंदर ऊर्जा संचित होती है।
और ये ऊर्जा जब इस कील के ऊपर पड़ती है तो यहाँ जैसे ही टकराती है तो इस ऊर्जा का ट्रांसफ़र इसके अंदर हो जाता है, जिससे कील है वो दीवार के अंदर घुस जाती है। अर्थात उठे हुए हथौड़े में ऊर्जा होगी, और जब कील हथौड़े पर गिरता है, जब हथौड़ा कील पर गिरेगा तो हथौड़े की ऊर्जा कील में ट्रांसफ़र हो जाती है, अर्थात हथौड़ा ऊर्जा को खोता है और कील क्या करती है, ऊर्जा को प्राप्त करती है। तो ये आपको कुछ बातें हैं वो इसमें ध्यान में रखनी है। उसी प्रकार एक ऊर्जा से भरी हुई वस्तु कैसे कार्य करती है। अब एक उदाहरण है उसके बारे में हम देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। एक ऊर्जा से भरी हुई वस्तु कैसे कार्य करती है। ठीक है, अब ऊर्जा से भरी हुई वस्तु किस प्रकार से कार्य करती है। एक वस्तु जिसमें ऊर्जा होती है दूसरे वस्तु पर बल लगा सकती है, और जब ऊर्जा से भरी हुई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु गति में आ जाती है। जैसे मान लो हमने गेंद है उसको फेंका, तो फेंकने से उसके अंदर क्या होगी, ऊर्जा भर गई, और ये ऊर्जा जैसे उस गेंद के अंदर भरती है तो उसको फेंका जाता है, तो फेंकने से वो ऊर्जा जिस वस्तु से टकराती है, यानी गेंद जिस वस्तु से टकराएगी तो गेंद की जो ऊर्जा है वो उस वस्तु के अंदर क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। तो दूसरी वस्तु गति में आ जाती है, क्योंकि ये वह दूसरी वस्तु ऊर्जा प्राप्त करती है और कुछ कार्य करती है या काम करने में सक्षम होती है। तो अर्थात हम बोल सकते हैं कि पहली वस्तु, क्या लिख सकते हैं, अर्थात पहली वस्तु जो है वो दूसरी वस्तु जिसने ऊर्जा का ट्रांसफ़र हुआ, ऊर्जा करने के कारण कुछ कार्य करने में सक्षम हो गई। तो हम कह सकते हैं कि एक वस्तु जिसमें ऊर्जा है कार्य करने में सक्षम होती है। अतः हम कह सकते हैं कि एक वस्तु जिसमें ऊर्जा है वह कार्य करने में सक्षम होती है, यानी जिस वस्तु के अंदर ऊर्जा है वो वस्तु क्या होती है, कार्य करने में सक्षम होती है, कार्य कर सकती है। तो ये आपको स्थिति ध्यान में रखना है। अब अगला पॉइंट आता है ऊर्जा की इकाई। तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है, चाहे कार्य हो चाहे ऊर्जा हो, तो कार्य हमेशा जो है वो उस वस्तु की ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो अगला पॉइंट होगा ऊर्जा की इकाई। ऊर्जा की इकाई, तो हमने देखा कि एक वस्तु जिसमें ऊर्जा है वो कार्य करने में सक्षम होती है, अतः किसी वस्तु की ऊर्जा उसके कार्य करने की शक्ति के रूप में मापी जाती है। किसी वस्तु की ऊर्जा उसके कार्य करने की शक्ति के आधार पर मापी जाती है। ठीक है, तो कार्य करने की शक्ति किसी वस्तु में होगी, उस वस्तु के आधार पे उसकी ऊर्जा को मापा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ऊर्जा की इकाई वही है जो कार्य की है। ऊर्जा और कार्य आपस में समान होते हैं, इसका मतलब कार्य ऊर्जा में संचित होता है, तो ऊर्जा की इकाई वही है जो कार्य की है। तो हमें पता है कार्य की इकाई क्या होती है,
जूल होती है, तो कार्य की जूल होगी तो ऊर्जा की इकाई भी क्या होती है, जूल होती है। जब कार्य की इकाई जूल है तो ऊर्जा की इकाई भी क्या होती है, जूल होती है। अतः हम बोल सकते हैं, अतः ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल होता है। ठीक, अब उसके बाद में आता है 1 जूल ऊर्जा। 1 जूल ऊर्जा को कैसे लिख सकते हैं, 1 जूल कार्य करने में आवश्यक ऊर्जा को 1 जूल ऊर्जा कहते हैं। 1 जूल कार्य करने में आवश्यक ऊर्जा को 1 जूल ऊर्जा कहते हैं। जब 1 जूल कार्य किया जाता है तो उस कार्य को करने में जो आवश्यक ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को 1 जूल ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 जूल ऊर्जा बराबर 1 जूल कार्य। ठीक है, 1 जूल कार्य करने की क्षमता। अब ये तो ऊर्जा का छोटा मान है, मात्रक है, इकाई है, और बड़ा इकाई हम बोल सकते हैं ऊर्जा की बड़ी इकाई। ऊर्जा की जो बड़ी इकाई होती है उसका मान होता है किलो जूल, किलो जूल केजी, और 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। ध्यान रखना, 1 किलो जूल में जूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 1000 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार है वो हम आसानी से ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है वो आज के इस वीडियो में हमने ऊर्जा है तो ऊर्जा का ट्रांसफ़र किस प्रकार हो सकता है, कुछ न्यूमेरिकल है उसके बारे में हमने पढ़ा, और ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, साथ ही साथ हम लिख सकते हैं ऊर्जा की इकाई क्या होती है। ये हमने आज की इस वीडियो में जाना। हमारा अगला वीडियो होगा तो उसमें हम ऊर्जा के बारे में और अधिक पढ़ने का प्रयास करेंगे।